मैम लास्ट लेक्चर में कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर्स दोनों पढ़े और साथ में वो नोट्स से भी आपने पढ़ाया, लेकिन अब हम रिलेशंस में क्या करेंगे और रिलेशंस को कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या ऐसी चीज़ है जो कनेक्ट करती है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट तो सिंपल दो सेट्स का प्रोडक्ट रहता है, जबकि रिलेशन वर्ड का मीनिंग होता है कुछ कनेक्शन बॉन्ड। तो ये क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है और यही चीज़ मुझे लास्ट लेक्चर में भी परेशान कर रही थी। तो आई होप आज इसका सॉल्यूशन मिलेगा। और मैम एक सजेशन भी है, आप जो पढ़ाते हो वो बहुत अच्छे से समझ में आता है, लेकिन अगर वो नोट्स जो आप देते हो उसके थ्रू अगर थोड़ा सा एक रिवीजन करवा दो या फिर एक रिविजिट करवा दो नोट्स को, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप नॉर्मल जैसा पढ़ाते हैं वैसा भी पढ़ाएं और साथ में एक बार वो नोट्स भी दिखा दें, ताकि आपके जो नोट्स है वो माइंड में अच्छी तरह से बैठ जाएं। वैसे ये आइडिया तो बुरा नहीं है, हम ये चीज़ अपने नॉर्मल लेक्चर्स में इंक्लूड कर ही सकते हैं, क्योंकि जो आपके नोट्स रहते हैं वो नोट्स आपको कुछ अलग दिखते हैं और मैं जो बोर्ड पे पढ़ाती हूँ वो कुछ अलग रहता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि नोट्स जो है वो आपके माइंड में उतर नहीं पाता है। अगर नोट्स को माइंड मैप जैसा बनाना है तो इसके लिए हमें नोट्स को थोड़ा सा लेक्चर के टाइम पे यूज़ करना पड़ेगा, और ये चीज़ बहुत अच्छी बताई है इन्होंने, इसलिए हम इसी चीज़ को फॉलो करेंगे। अब से हम सबसे पहले नॉर्मल ऐसा लेक्चर लेंगे कंसेप्टोपीडिया सेक्शन में और थोड़ा सा नोट्स को भी रिव्यू कर लेंगे या फिर रिवाइज कर लेंगे। इससे क्या होगा कि नोट्स एक बार आपकी नज़रों के सामने से निकल जाएगा और आपको वो नोट्स को पढ़ने की आदत लग जाएगी, क्योंकि मैं उसके थ्रू एक्सप्लेन करूँगी थोड़ा सा, तो इसलिए आपको वो माइंड में बैठ जाएगा। जैसे ही हम रिलेशंस चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन हमारे माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर कट आता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पढ़ा था, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का नॉर्मल यूज़ रिलेशन के साथ हम कैसे कर सकते हैं, और रिलेशन है क्या चीज़, रिलेशन क्या है। जो नॉर्मल रिलेशंस होते हैं हमारे, जैसे कि कनेक्शन बॉन्ड, जो हमारे फैमिलियर बॉन्ड्स रहते हैं, फैमिली से हमारे रिलेशन रहते हैं, फ्रेंड्स से हमारे रिलेशन रहते हैं, पेट्स से हमारे रिलेशन रहते हैं। ठीक है, तो क्या वही रिलेशन है या फिर ये कुछ और है, ये मैथमेटिक्स में कुछ और डिफरेंट टर्म है। तो मैं आपको पहली चीज़ बता दूं कि जो आपके वो रिलेशंस है वही रिलेशंस को हमने मैथमेटिक्स की वर्ल्ड में अडेप्ट किया है और कुछ चेंज किया है, लेकिन इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, थोड़े मैथमेटिकल टर्म्स हैं और रिलेशंस वही सेम रहते हैं। बस मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगी और आपको पूरी चीज़ क्लियर कट हो जाएगी माइंड में कि ये रिलेशंस यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमारे नॉर्मल रिलेशंस तक का ये जो बीच में कनेक्शन है, बीच में जो गैप है, ये कैसे फिल करना। ठीक है, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, मैंने इसीलिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिटेल में पढ़ाया क्योंकि उसका पूरा 100% यूज़ हम रिलेशंस में करने वाले हैं। रिलेशंस थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक साबित हो सकता है अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को अच्छे से ना पढ़ो। कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना भी ज़रूरी है, ऑर्डर्ड पेयर्स को जानना भी ज़रूरी है, फिर ही हम आ सकते हैं ये क्वेश्चन पे कि रिलेशन क्या है। रिलेशन क्या है, नॉर्मल कनेक्शन बॉन्ड, जो आपको मीनिंग पता है वो चीज़ तो है ही है। ठीक है, वो वर्ड्स को इधर पे भी मैथमेटिक्स में भी यूज़ करना है, लेकिन वो क्या डिफरेंट है, उसमें क्या एक्स्ट्रा रूल्स लगने वाले हैं, वो सब चीज़ें आज हम जानेंगे, क्योंकि वो जानना ज़रूरी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो देख लेते हैं रिलेशंस का कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले मैंने दो सेट लिए, ए और बी। ए में मैंने लिए कुछ पीपल, ठीक है, और बी में लिए कुछ एनिमल्स। यहाँ के पीपल और यहाँ के एनिमल्स को मैंने रिलेट किया, कनेक्ट किया, या फिर उनके बीच का बॉन्ड शो किया। राम का बॉन्ड है डॉग के साथ, दैट मीन्स वो उसका पेट है। अब हमने ये चीज़ तो जान ली है नॉर्मल क्या है, ए सेट है, बी सेट है, इसको ओवल शेप में ही लेना ज़रूरी रहता है। और ये जो एरोज़ हैं यहाँ पे, एरोज़ मार्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शो कर रहा है कि ये क्या है, ये डोमेन है, ये क्या है, ये या तो कोडोमेन बोलते हैं या तो रेंज बोलते हैं। कोडोमेन और रेंज में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये सब चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। अब ये है हमारा नॉर्मल कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमने यहाँ पे क्या किया है, नॉर्मल प्रोडक्ट किया है, ए क्रॉस बी किया है। ए क्रॉस बी करने से मेरे पास दो दो के पेयर बन गए हैं। राम का पेयर बन गया है डॉग के साथ, राधा का कैट के साथ, आकाश और वरुण का अपने अपने पेट्स के साथ। तो ये जो पेयर्स हैं मैंने इनको इस फॉर्म में लिख दिया, ये रहे, और इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, तो ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं और इसका मैंने क्या लिया है, सेट लिया है। जब सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स मैंने एक साथ लिए तो वो क्या हुआ, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, जहाँ पे सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आ जाते हैं। यहाँ तक हर किसी ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ये चीज़ बहुत फेमिलियर लग रही होगी लास्ट लेक्चर से, लेकिन एक जगह प्रॉब्लम जाएगी, रिलेशन क्या है।
तो ये क्वेश्चन है, ये माइंड में आएगा ही। इसको आज हम सॉल्व करते हैं कि ये रिलेशन है क्या। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको पता है कि क्या है, ऐसा सेट है जिसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं। मैं एक और सेट लेती हूँ, दो सेट लेती हूँ। यहाँ पे मैंने R1D वगैरह ये क्या लिखा है, ये यहाँ के फर्स्ट इनिशियल्स ले लिए, इनिशियल लेटर जो है वो ले लिया है। R1 इसके लिए, R2 इसके लिए, A और V, फिर D, C, E और B इसके लिए, ठीक है, एनिमल्स के लिए। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, R1 में कोई दो ऑर्डर्ड पेयर्स ले लेती हूँ, तो एक A और E ले लेती हूँ, एक R2 और C ले लेती हूँ। सिंस यहाँ पे मैंने कैपिटल R1 यूज़ किया है तो मैं यहाँ पे कैपिटल R नहीं ले सकती, इसलिए मैं यहाँ पे इसको स्मॉल r कर देती हूँ। तो ये मेरे क्या बन गए, ऐसे सेट बन गए जिसमें दो ऑर्डर्ड पेयर्स मैंने इसमें डाले हैं और दो ऑर्डर्ड पेयर्स मैंने इस पे डाले हैं। तो इससे क्लियरली ये दिख रहा है कि R1 क्या है, सबसेट है इसका, और R2 क्या है, सबसेट है इसका। तो रिलेशन क्या है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि यहाँ के जो पीपल है वो किससे कनेक्टेड है, यहाँ के पेट्स से, अपने एनिमल्स से। तो ये क्या है, ये एक बॉन्ड है, ये एक कनेक्शन है, ये एक रिलेशन है। और ये है क्या, नॉर्मल, ये तो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें एक चीज़ दिखी, जब हम पढ़ते गए आगे आगे तो हमें दिखा कि एक तो रिलेशन बन रहा है, यहाँ के एलिमेंट्स का इस सेट के एलिमेंट्स से रिलेशन बन रहा है। तो ये रिलेशन ही तो रिलेशन हुआ, यानी ये जो कनेक्शन हुआ, ये जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है इन एलिमेंट्स का इन एलिमेंट्स के साथ, इसे ही हम रिलेशन बोलते हैं। यानी सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं होता यहाँ पे क्या होता है रिलेशन का मतलब कि सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स जो कि A से B में बन रहे हैं, ठीक है, एक सेट से दूसरे सेट में जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं वो क्या है, वो होते हैं रिलेशंस। A से B पे जाते वक्त हमारे पास जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं वो क्या होते हैं, वो रिलेशन होते हैं। यहाँ पे R1 का एग्जाम्पल लेते हैं। R1 एक सेट है जिसमें दो रिलेशंस, दो ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, A, E, R2 और C। R2 यानी राधा और कैट, ठीक है, और A और E का आकाश और एलिफेंट का। जब इन दोनों का ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं तो दैट मीन्स कि इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, ये पेट और उसके मालिक का रिलेशन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कनेक्शन बन रहा है, रिलेशन बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, और जहाँ पे भी ऐसा हो वो एक रिलेशन होता है। दैट मीन्स अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स हैं तो ये क्या हुए, ये रिलेशन हुए। तो ऑर्डर्ड पेयर्स तो है ही है, इनके बीच में कनेक्शन दिखाया जा रहा है और वो कनेक्शन की वजह से ये क्या बन रहा है, रिलेशन बन रहा है बस। और यहाँ पे चेक करो कि A क्रॉस B जब हमने लिया है उसके अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो उसका सबसेट हो रहा है कि नहीं। तो देखा मैंने VB यहाँ पे भी है, VB, R1D यहाँ पे भी है। दैट मीन्स R2 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये हुई हमारी कंडीशन कि जब कभी भी हम एक चीज़ को रिलेशन घोषित करते हैं वो A क्रॉस B यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, और होता ही है, नॉर्मल बात है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स क्या, इसके अंदर आने वाले जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन सब का कलेक्शन या सेट। और जबकि रिलेशन क्या है, रिलेशन एक का भी हो सकता है, रिलेशन में ये दो भी हो सकते हैं, रिलेशन में ये तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये VB और इसको आधा आधा ही होना ज़रूरी है, VB इधर पे भी आ सकता था इस सेट में, और मैं यहाँ से इरेज भी कर सकती थी, ये ऐसा भी हो सकता था। अगर ये केस भी रहा, यहाँ पे अगर VB दिख रहा है तब भी ये क्या हुआ, रिलेशन हुआ, और ये भी रिलेशन हुआ। क्यों रिलेशन हुआ, क्योंकि सबसे पहली बात इनके बीच में बॉन्डिंग है, कनेक्शन है, और दूसरी बात ये R1 जो है ये रिलेशन इसलिए भी हुआ क्योंकि ये सबसेट हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट का। A से लेके B तक का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया है उसका सबसेट भी हुआ। तो ये दो चीज़ें माइंड में रखनी है। अगर यहाँ पे मैं E और A लिख दूँ, E को अगर सामने लिख दूँ और अगर A लिख दूँ तो बात पूरी गलत हो जाएगी, बात बिगड़ जाएगी, रिलेशन नहीं बनेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि ऑर्डर्ड मीन्स
ऑर्डर्ड मीन्स ऑर्डर में चलना है, हमें यहाँ ए के एलिमेंट्स को पहले रखना है और बी के एलिमेंट्स को बाद में रखना है। यहाँ पे ई क्या है, एलिफेंट, एलिफेंट पहले कैसे आ सकता है, वो तो बी के एलिमेंट्स है, वो बाद में आ रहे हैं, इसलिए ऑर्डर नहीं चेंज करना है। ऑर्डर चेंज होगा तो वो पूरा का पूरा R1 ही हमारा रिलेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी माइंड में रखनी है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सब चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें माइंड में रहेगी कैसी, तो वो मैं आपको अभी जस्ट नोट्स दिखाऊंगी, नोट्स में देख लेना तो माइंड में अपने आप बैठ जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर कोई एक या दो या तीन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि चारों के चारों हों। अगर चारों के चारों आ जाए तब भी हम उसको सबसेट ऑफ A क्रॉस B ही बोलेंगे। अगर मैंने यहाँ पे ये वाला भी एंटर करवा दिया तो R1 विल बी स्टिल सबसेट ऑफ A क्रॉस B। क्यों? क्योंकि कभी भी अगर A इक्वल्स टू B होता है तो उसका मतलब ये भी तो होता है कि A B का सबसेट है, B A का सबसेट है, तो ये वाली कंडीशन भी तो लग रही है। तो इसी से पता चलता है कि अगर चारों एलिमेंट्स भी यहाँ पे आ गए, यहाँ के चारों एलिमेंट्स, यहाँ के चारों ऑर्डर्ड पेयर्स और यहाँ के चारों ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पे आ गए, दैट मीन्स कि ये इसका सबसेट तब भी है। तो ये चीज़ माइंड में एकदम नहीं लानी है कि अगर चारों आ गए तो क्या होगा, तो भी वो सबसेट रहेगा ही, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होने वाला। अब अगर R2 में देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ एक पेयर दिख रहा है, ऑर्डर्ड पेयर R1 से लेकर D तक का, R1 से लेकर D तक का। अगर एक भी दिख रहा है तो भैया उसके बीच में, राम के बीच में और डॉग के बीच में बॉन्डिंग तो है, कनेक्शन तो है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर भी तो है, क्योंकि यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जा रहा है और एक ऑर्डर्ड पेयर निकल के आ रहा है। एक भी अगर ऑर्डर्ड पेयर रहा तो उससे क्या होता है, R2 जो है हमारा रिलेशन घोषित हो जाता है। रिलेशन घोषित होने के लिए एक और क्राइटेरिया लगता है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये A क्रॉस B यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए। तो ये है R1D दिख रहा है, उसमें मिल रहा है, दैट मीन्स कि R2 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई यानी हम इसको बोल सकते हैं R2 इज अ रिलेशन। बहुत इजी कंसेप्ट है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आगे जाते जाते समझ में आ ही जाएगा, जब हम एक आध चीज़ें और एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको तो वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो ही जाएगी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। तो अब हम आ जाते हैं मैथमेटिक्स लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और रिलेशंस को समझते हैं और उससे रिलेटेड थोड़े बहुत रूल्स जान लेते हैं। ये है नॉर्मल हमारा एक सेट A और B, PQR 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3 यहाँ के 3 एलिमेंट्स है। इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग्स है, कनेक्शंस है। क्यों है? क्योंकि इनका मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते ही यहाँ के एलिमेंट्स का यहाँ के एलिमेंट्स के साथ कनेक्शन बनने लगता है। वो कनेक्शंस होते हैं हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में। ठीक है, P का ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है 2 के साथ, Q का 1 के साथ और R का 3 के साथ। वैसे ही सेम तरीके से हम ऐसे सेट भी ले सकते हैं जिसमें M एलिमेंट्स हो, ठीक है, और N एलिमेंट्स हो। क्योंकि ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, M तक है, M तक मुझे पता नहीं अभी M की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो M और N मैंने एक रैंडम नाम दे दिया है, तो M और N एलिमेंट्स है इसमें। ठीक है, x1 x2 से लेके xm तक और y1 y2 से लेके yn तक। ठीक है, तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि इसमें M एलिमेंट्स है, इसमें N एलिमेंट्स है। इसी तरह का सेट है, इसमें फाइनाइट है, इसमें भी फाइनाइट एलिमेंट्स है। बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे M की जगह क्या आएगा मुझे नहीं पता, वो चीज़ मुझे बाद में भी बताई जा सकती है, क्वेश्चन के टाइम पे भी बताई जा सकती है। बस मैंने एक एज ए एग्जाम्पल, जनरलाइज्ड फॉर्म में मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, जिसमें M एलिमेंट्स और N एलिमेंट्स। यहाँ पे मैं क्यों थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि आगे जाके इसकी हेल्प हमें चाहिए रहेगी। ठीक है, इस डायग्राम की थोड़े के कंसेप्ट जानने के लिए। फिलहाल के लिए इसको देखो और ये समझते हैं रिलेशंस क्या है। रिलेशंस है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम A टू B। ठीक है, रिलेशन क्या है? ऐसे सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स जो कि A से लेके B तक हो। लेकिन सिर्फ इतनी सी चीज़ नहीं रिक्वायर्ड है, एक और चीज़ रिक्वायर्ड है कि वो अगर सेट हमारा ऑर्डर्ड पेयर्स का है A से लेके B तक का, तो वो सबसेट होना चाहिए A क्रॉस B का, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए। तभी हम उसको क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। A क्रॉस B हम लेंगे तो क्या क्या आएगा हमारे पास? पूरा सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आएगा। बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं, इनको लिख ले सकते हैं। तो ये हमारे हो गए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ये जो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरा
कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसमें से आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि एक सेट हो R1 जिसमें ठीक है, तो हमारे पास ऐसा हो सकता है कि एक सेट हो R1 जिसमें P2 R3 हो और R2 हो Q1। क्या ये दोनों रिलेशंस हैं? ये दोनों रिलेशंस 100% है। वो इसलिए क्योंकि सबसे पहली चीज ये है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम A टू B। A से लेके B तक के जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं उसका क्या है, ये सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स P2 और R3 ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। किसके हैं? यानी ये R1 क्या है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है किसका, A से लेके B तक का जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है उसका। R2 ये भी है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। लेकिन हमें एक और कंडीशन फुलफिल करनी है कि R1 और जो R2 है ये सबसेट होना चाहिए A क्रॉस B का। देख लेते हैं, P2 Q1 और R3 ये हो रहा है और ये भी हो रहा है, ठीक है। तो R1 और R2 क्या हो गया हमारा, सबसेट हो गया किसका, A क्रॉस B का। और इसी चीज की वजह से हमारा ये रूल बनता है कि R रिलेशन तभी होगा A क्रॉस B का अगर वो सबसेट हुआ A क्रॉस B का। ये रहा, इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि R1 भी रिलेशन है और R2 भी रिलेशन है। तो ये इतनी इजी चीज़ है, इतना इजी कंसेप्ट है आपके माइंड में, अब तो ये चीज़ बैठ गई होगी। अब देख लेते हैं ये डायग्राम। ये डायग्राम मैंने क्यों लिया है? ये डायग्राम मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं बता सकूं अगर बहुत सारे सेट्स हों, बहुत सारे एलिमेंट्स हों अंदर, तो हम उसको कैसे हैंडल करें। A है, B है, ठीक है, मेरे पास m एलिमेंट्स है और इसमें n एलिमेंट्स है। यहाँ पे m की जगह कोई भी वैल्यू आ सकती है और n की जगह कोई भी वैल्यू आ सकती है। जब यहाँ पे 10 हो और यहाँ पे 20 एलिमेंट हो, ठीक है, मान लेते हैं 10 है यहाँ पे 20 एलिमेंट है और मुझसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हैं, तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो मेरा सर चकराने लगेगा, मैं सोचते सोचते थक जाऊंगी। लेकिन हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स कितने होंगे, m इंटू n, सीधे m इंटू n करो, ऑर्डर्ड पेयर्स निकल जाएंगे। 10 है यहाँ पे कितने हैं, 15 है मान लेते हैं, तो यहाँ पे 10 इंटू 15 कर लो तो 150 हो जाएगा। 150 ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास मिल जाएंगे। अब देखते हैं सबसेट्स, A क्रॉस B में सबसेट्स कितने हैं। ये जब क्वेश्चन आता है तब भी दिमाग घूमता है। बहुत इजी है, इसके लिए भी एक रूल है, 2 टू द पावर m इंटू n। मेरा m इंटू n 150 आया था, अगर मैं यहाँ पे 10 एलिमेंट लूँ, यहाँ पे 15 लूँ, तो मेरे पास 150 आ रहा था m इंटू n। 2 टू द पावर 150 करो, हमारा नंबर ऑफ सबसेट्स निकल आएंगे। तो ये इतना इजी तरीका है फाइंड करने का। एक एक सबसेट आपको यहाँ से यहाँ चेक नहीं करना है, हर एक ट्रायल एंड एरर टाइप का हमको लगा के नहीं देखना है कि ये एलिमेंट है इससे कितने बनते हैं, इस एलिमेंट से कितने बनते हैं। मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि कितने बनेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि ये है हमारे, ठीक है, R1 R2 दो सेट लिए हमने, R1 R2, जिसमें हमने ऑर्डर्ड पेयर्स डाले। वो पेट्स और जो पीपल का रिलेशन है वो यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है। रिलेशंस ऑफ फ्रेंड्स हैविंग स्मॉल पेट्स, रिलेशंस ऑफ फ्रेंड्स हैविंग बिगर पेट्स। तो रिलेशन एग्जैक्टली हुआ क्या, एक सबसेट हुआ किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो वही चीज़ तो हमने पूछी कि बट व्हाट इज द रिलेशन। ये रहे आप, नहीं आप नहीं हो, आपका फ्रेंड है, ठीक है। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन ये चीज़ माइंड में हर किसी को आती है, हर क्यूरियस बंदे के माइंड में ये क्वेश्चन बनेगा ही। तो ये क्या है, रिलेशंस आर नथिंग बट सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम A टू B, ठीक है। और ये क्या है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स सबसेट। ये देखो सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ये अलग पेन से इसलिए लिखा है क्योंकि ये तो क्या हुई हमारी, ये वैसी डेफिनेशन हुई जो हम समझने के लिए हमें रिक्वायर्ड है और यही हमारे एग्जाम में काम आती है। लेकिन एक होती है बुकिश डेफिनेशन, तो वो मैंने डेफिनेशन ऑफ रिलेशन करके लिखा है, ठीक है। A और B दो सेट लेते हैं, अगर रिलेशन सबसेट है A क्रॉस B का तो वो क्या होगा, वो रिलेशन होगा A टू B। या फिर अगर रिलेशन A टू B है
तो वो क्या होगा, सबसेट होगा A क्रॉस B का। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, बहुत बार यूज़ हुआ है। अब देखते हैं अगला, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करने का तरीका। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हम कैसे फाइंड करते हैं, A क्रॉस B हैज़ M क्रॉस N ऑर्डर्ड पेयर्स, सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B इज 2 to the power mn। अब हम देख लेते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है एक रिलेशन को, ठीक है। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर, एरो फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। एरो फॉर्म में हम कर रहे थे अभी रिसेंटली, ऐसे दो सेट लेते हैं, उनको रिलेट करने के लिए एरोज का यूज़ करते हैं, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म होता है हमारा नॉर्मल ग्राफ वाला मेथड, ठीक है, जहाँ पे हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। मान लो पॉइंट को यहाँ प्लॉट किया, इस तरह से प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये एक तरीका है, यहाँ वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये एक तरीका है। सेट बिल्डर फॉर्म, अच्छा ये पॉइंट्स कहाँ से आ रहे हैं, ये पॉइंट्स हैं हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स जो हम सेट में फाइंड कर रहे हैं आफ्टर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के, और उसके बाद जो रिलेशन में हमारे R1 R2 में जो निकल रहा है उसको हम प्लॉट करते हैं यहाँ पे और शो करते हैं। तो ये एक तरीका है। एक तरीका है सेट बिल्डर और एक है रोस्टर फॉर्म। इस मेथड को मैक्सिमम यूज़ किया जाता है, यहाँ पे इस मेथड को मैक्सिमम यूज़ किया जाता है क्योंकि ये चीज़ समझने में इजी है और बहुत इंटरेक्टिव तरीके से हम कोई भी चीज़ को, रिलेशन को समझ सकते हैं। लेकिन इन दोनों को भी यूज़ किया जाता है। तो हम देख लेते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म को हम कैसे डिपिक्ट करते हैं रिलेशन को, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में तो आर ये हुआ, यहाँ पे मान लो मेरा ए बी है। ए बी क्या है हमारा, ए बी है हमारा ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर कैसा है, सच दैट लगाओ यहाँ पे A belongs to कैपिटल A, B belongs to कैपिटल B। यहाँ पे एंड नहीं होगा, यहाँ पे एक और कंडीशन आती है सेट बिल्डर में जो कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ पे B जो है वो इक्वल्स टू 1/A है, यानी B जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ A है, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने डिपिक्ट की। फिर ये जो है ये है प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी से ही हमें ये समझ में आता है कि ऑर्डर्ड पेयर होने क्या वाला है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, ए तो जो है सो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और बी क्या होगा, बी होगा इसी ए का रेसिप्रोकल, यानी अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1/2 होगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1/3 होगा। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो ये है एक प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी लगी रहती है हमारे इसके लिए, ठीक है। तो हमें इसमें एक एक ऑर्डर्ड पेयर को अलग अलग नहीं लिखना पड़ता। अब वही यहाँ पे R इक्वल्स टू 1A, 1B, 1C, 1D, ये क्या है, ये एक नॉर्मल तरीका है किसको, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म जो रहता है, ये रोस्टर फॉर्म हमारा रहता है नॉर्मल रोस्टर फॉर्म जो कि सेट्स में रहता था। कॉमा से सेपरेट करो और उन एलिमेंट्स को लिख दो। तो यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स की जगह कौन आ गए हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए हैं, और हम उन्हीं को लिख रहे हैं कॉमा से सेपरेट करके। तो ये हमारा एक और तरीका रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का। इसमें से ये तीनों मेनली यूज़ होते हैं, ये वाला बहुत रेयर यूज़ होता है, ठीक है। फिर भी अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमारा यूज़ हो सकता है, डिपेंड्स, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं रिलेशन को, वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे जो रिलेशन है उसको जैसे हम सेट्स में करते थे वैसा ही है, सेम टू सेम, बस कॉमा से सेपरेट करना है, और जो अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स है वो एलिमेंट्स की जगह आ रहे हैं। फिर दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, ये एक ऐसा तरीका है रिप्रेजेंट करने का जिसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी वो चीज़ फाइंड कर ली जाती है। सेट में पूरा ऑर्डर्ड पेयर्स के बीच में जो कॉमन प्रॉपर्टी होगी वो फाइंड कर ली जाएगी और उससे ही रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। कभी कभी बहुत बड़े बड़े सेट्स आ जाते हैं, 2000-3000 एलिमेंट रहेंगे, तो एक एक चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो एक सीधे लाइन में और एक प्रॉपर्टी लिखते ही हमारा काम बन जाता है। इसलिए एरो डायग्राम क्या है, यही तो हम लोग अभी तक देख रहे थे। नॉर्मल तरीका है इसको, मतलब क्या कहते हैं, सेट्स को या फिर रिलेशंस को समझाने का। लेकिन सेट्स में हमें एरो की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि दो सेट्स का हमने कभी रिलेशन फाइंड ही नहीं किया। यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे हम रिलेशन देख रहे हैं दो सेट्स के बीच में, ए है बी है, ये दो सेट्स हैं, इनके बीच में हम रिलेशन देख रहे हैं, एरोज़ के थ्रू ही तो देखेंगे। तो वो कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म में देख लेते हैं कि क्या है।
कार्टेशियन फॉर्म तो आपको सबको पता ही है क्या होता है। वो एक ग्राफ टाइप का फॉर्म रहता है जहाँ पे नीचे एक्स कोऑर्डिनेट रहते हैं और नीचे एक्स एक्सिस रहता है, वाई एक्सिस रहता है और आपको ग्राफ में प्लॉट करने रहते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये मैंने इतने परफेक्शन से तो नहीं ड्रॉ किया है, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें जान लेना है ये 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स जिस पे पूरा रिलेशंस चैप्टर बेस करता है, यानी इमेज, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। ये जो 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इनको समझ के माइंड में बिठा के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन टर्म्स का यूज़ बहुत फ्रीक्वेंट होने वाला है, न सिर्फ रिलेशंस में ही नहीं, फंक्शंस में भी, ठीक है। तो इनको माइंड में बिठा लेना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये टर्म्स होते क्या हैं, और जो हमारा एरो वाला जो मेथड है, ठीक है, उसके हिसाब से भी हमें समझ लेना है कि इन टर्म्स को हम डिपिक्ट कैसे करेंगे, और इनको हमें माइंड में बिठाने का एक तरीका सोचना है। हर कोई आपको क्लियरली बस एक सेट बना के दे देता है और उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स को लिख देता है और ऑर्डर्ड पेयर्स में एलिमेंट्स को डिनोट करके वगैरह ये बता देते हैं, लेकिन एक फाइनल डायग्राम आने वाला है इस ही टॉपिक के बाद, यानी हमको पहले इनको समझ लेना है, फिर एक फाइनल डायग्राम आएगा। वो डायग्राम आपके सबके नोटबुक्स में होना ही चाहिए एग्जाम टाइम में रिवाइज करने के लिए, क्योंकि जब आप इस चैप्टर को स्टार्ट करोगे आपका माइंड पूरा क्लियर रहेगा और उस टाइम पे आपके माइंड में ये डायग्राम जैसे ही जाएगा आपको सारा याद आ जाएगा कि इमेज, रेंज, डोमेन, कोडोमेन ये है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इमेज से। इमेज क्या होता है? ये है हमारा नॉर्मल एक रिलेशन जहाँ पे अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स दिख रहे हैं कुछ, ठीक है। ए क्रॉस बी हमारे रहते हैं जहाँ पे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स रहते हैं, और रिलेशन में कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स रहते हैं या फिर सारे भी रह सकते हैं, लेकिन इसमें हमने कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स लिए हैं। अब यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर हमें कुछ एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये ए का है, ये बी का, ये ए का, ये बी का, ये ए का, ये बी का। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बी का पहले आ जाए और ए का, और बाकी सारों में ए का पहले आए और बी का, ठीक है। तो ये ए का ही होना चाहिए और ये बी का ही होना चाहिए एलिमेंट। अगर मैंने यहाँ पे आगे पीछे किया तो वो ऑर्डर में चेंज कहा जाएगा और इसकी वजह से ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर होने के लिए अगर हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास पहले ए का एलिमेंट होना चाहिए, फिर ही बी का एलिमेंट होना चाहिए। अगर बी से ए की तरफ जा रहे हैं तो पहले बी का होना चाहिए, फिर ए का। तो आई होप आपको समझ में आया ये कंसेप्ट, पहली चीज़, ठीक है। तो पहला ये करेक्ट होना चाहिए, ए और बी का ऑर्डर, ठीक है। अब हमारा वो सब करेक्ट है, मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सेट बनाया है और जो कि हमारा एक रिलेशन है, रिलेशन भी है, ये भी चीज़ कंफर्म है। अब इसमें से इमेज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज और कोडोमेन। सबसे पहले इमेज देखते हैं। इमेज यहाँ पे कुछ भी नहीं बल्कि ये जो सेकेंड टर्म आपको दिख रही है, यानी बी सेट के जो एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर्स में, वो क्या है, वो है इमेज किसके, सामने वाले एलिमेंट के, यानी ए के इमेज हुए, ठीक है। तो ये बात अभी भी आपको कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके माइंड में ये सब चीज़ बैठे ना इजीली, आपको लग रहा होगा कि हमें ये याद करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं करना है, वो डायग्राम अभी आने वाला है, ठीक है। तो 1 2 इज एन इमेज ऑफ 1, 4 इज एन इमेज ऑफ 2, 6 इज एन इमेज ऑफ 3। तो यहाँ पे 2, 4 एंड 6 आर इमेज ऑफ 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। 1 का इमेज कौन है, 2 का इमेज कौन है, 4, और 3 का इमेज कौन है, 6। तो इमेज होता क्या है, इमेज होता है जो सेकंड हमारा एलिमेंट रहता है किसमें, ऑर्डर्ड पेयर में, एक रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट रहता है वो इमेज होता है फर्स्ट एलिमेंट का, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का, ठीक है। एलिमेंट भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, तो मैं कोऑर्डिनेट बोलूँ तो बेटर रहेगा। सेकंड कोऑर्डिनेट इज एन इमेज ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट। यहाँ पे P और Q है, तो Q इज एन इमेज ऑफ P। अब यहाँ पे देखते हैं डोमेन क्या होता है। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स इज डोमेन। 1, 2, 3 और भी अगर सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आपने लिखे होंगे तो उसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट का हमारा जो सेट रहता है वो क्या होता है, डोमेन। अब हम देख लेते हैं कि रेंज क्या होता है। ये हमारा सेट, ये हमारा रिलेशन है, यहाँ पे सेट ऑफ सब फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं वो क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। तो सेट ऑफ सेकंड कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, रेंज होंगे। एक रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है उसके अंदर सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट्स
आर नोन एज रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना है ऐसा सेट जिसमें सारे सेकंड एलिमेंट्स या फिर सेकंड कोऑर्डिनेट्स किसके आ रहे हों, रिलेशंस के या फिर ऑर्डर्ड पेयर्स के। ठीक है, तो सेकंड एलिमेंट्स को उठाया गया है तो वो क्या हुए, हमारे रेंज हुए। सब समझ में आ गया, अब सब खत्म भी हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट हमें पता है, सेकंड हमें पता है, हम सबको ये सब चीज़ें समझ में आ गई है, लेकिन अभी भी एक टर्म बचा हुआ है कोडोमेन, और यहाँ पे तो सब खत्म हो चुका है। फर्स्ट का जो सेट था वो डोमेन हुआ, सेकंड का जो सेट था वो रेंज हुआ। हमें तीनों चीज़ें समझ में आ गई, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम जा रही है, वो है कोडोमेन। ये कोडोमेन है क्या, इसको समझने के लिए एक डायग्राम देखना पड़ेगा। वो डायग्राम देखोगे तो ये तीनों चीज़ें तो समझ में आ ही जाएगी उसमें, लेकिन ये भी समझ में आएगा कि रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि सबके माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो कोडोमेन कुछ और नहीं बल्कि ये जो पूरा सेट बी है ना, उसे बोला जाता है। लेकिन अभी भी आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि रेंज भी तो उसे ही बोला जाता है, क्योंकि इन्हीं एलिमेंट्स को लेते हैं। फिर से अब समझते हैं इन्हीं सब टर्म्स को। ठीक है, हमारे जितने भी एलिमेंट्स थे ए के बी के मैंने सबको मेंशन किया, एक रिलेशन लिया R1। ठीक है, उसके अंदर मैंने ऑर्डर्ड पेयर्स को लिख लिया। मेरा जो रिलेशन है, ज़रूरी नहीं है, आपको भी पता है रिलेशन जो रहता है उसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आए ए क्रॉस बी के, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रिलेशन क्या रहता है, सबसेट रहता है ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी किया मैंने और उसमें से एक रिलेशन निकाला। ये रिलेशन किस किस का है, 4 और 9 का है, 6 और 7 का है, 8 और 5 का है। 4 और 9 का है, 6 और 7 का है, 8 और 5 का है। तो बच गया कौन सा, 2 और 3। ये हमारे इस रिलेशन में नहीं आया, ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में नहीं आया। कोई बात नहीं, हमें तो क्या चाहिए, सिर्फ रिलेशन से मतलब है। अब हमने क्या देखा कि इमेज कौन किसका है। अगर मैं सबका चेक करने जाऊं तो इमेज पता ही कौन से होते हैं, ये वाले इमेज होते हैं किसके, इनके। ये जो है ये अपनी छाया इस पे डाल रहे हैं और ये हमें मिल रहा है इमेज, ऐसे याद रखो। ठीक है, तो जो भी हमारे सेकंड एलिमेंट्स रहते हैं वो होते हैं इमेज। रिलेशन का इमेज अगर फाइंड करने को बोला जाए तो R1 का इमेज फाइंड करने को अगर कोई बोल दे तो आपको क्या फाइंड करना है, कुछ नहीं, सेकंड वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला। तो ये क्या होता है, इमेज। यहाँ पे 9, 7 और 5 होगा इमेज किसका, 4, 6 और 8 का इमेज होगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, इमेज क्या होता है वो क्लियर हो गया। अब डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है, ये तीनों चीज़ों को हम लेबल करेंगे डायग्राम में। सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज डोमेन। पहले कोऑर्डिनेट्स का जो भी सेट है वो पूरा का पूरा क्या है, डोमेन। ये हो गया हमारा डोमेन, ये है हमारे फर्स्ट सेट का। ठीक है, और इसमें जितने भी हमारे फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं उसे हम बोलते हैं डोमेन। अब अगर आपको पूछा जाए कि रिलेशन का डोमेन फाइंड करो, तो ये R1 है और इसके अंदर आने वाले सारे फर्स्ट एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, डोमेन होंगे। ये 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होंगे, इस R1 के अंदर के सारे, इनका जो सेट होगा ये क्या होगा, डोमेन होगा। तो डोमेन ऑफ अ रिलेशन होगा। अब अगर हमको बोल दिया जाए कि पूरा ए क्रॉस बी का डोमेन फाइंड करो तो वो कौन सा होगा, ये पूरा। लेकिन अगर हमको बोला जाए R1 का फाइंड करो तो हम सिर्फ ये 3 ही उठाएंगे, 4, 6 और 8। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसी का फाइंड कर रहे हैं। रेंज, रेंज क्या होता है, इस R1 के अंदर आने वाले सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये और ये, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। 9, 7 और 5 ये होगा रेंज। क्यों नहीं लिया मैंने 3 को भी, क्यों नहीं मैंने इस पूरे को रेंज बना दिया, वो इसलिए क्योंकि हम सिर्फ R1 की ओर नज़र रख रहे हैं। हमें रेंज जो है वो कहाँ मिलता है, वो सिर्फ रिलेशन में मिलता है। तो इस रिलेशन में, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग सेकंड जो अगर मैं देखूं सेकंड कोऑर्डिनेट तो वो 9, 7 और 5 ही है, इसलिए यही हमारा रेंज होगा इस रिलेशन का। ठीक है, अब अगर
कोडोमेन पूछा जा रहा है तो कोडोमेन कुछ और नहीं होता, आंख कान बंद करके आपको पूरे बी सेट को ही, यानी जो सेकंड वाला जो सेट रहता है उसको ही कोडोमेन मानना है। तो अगर B क्रॉस A होगा तो A हमारा होगा कोडोमेन, और A क्रॉस B होगा तो क्या होगा, B होगा हमारा कोडोमेन। तो यहाँ पे A पहले है, B बाद में, और एरो इधर से इधर जा रहा है। दैट मीन्स कि A क्रॉस B हो रहा है, A से B की तरफ जा रहे हैं, इसलिए A क्रॉस B हो रहा है और इसीलिए इसको कोडोमेन लिया जाएगा। तो ये है डिफरेंस रेंज और कोडोमेन के बीच में। कोडोमेन जो होता है वो क्या होता है, अगर मान लो A क्रॉस B हो रहा है तो ये पूरा का पूरा सेट, इसके अंदर आने वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे या कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, हमारा उसका जो सेट बनेगा वो होगा कोडोमेन। इमेज कुछ और नहीं है बल्कि P और Q मान लो इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे P और Q दिया है, तो P और Q मान लो, तो Q क्या रहता है, इमेज रहता है P का, यानी 2 किसका इमेज है, 1 का, 4, 2 का, 6, 3 का। अब देखते हैं डोमेन। डोमेन क्या होता है, पूरे जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, यानी ऑर्डर्ड पेयर में से जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स रहते हैं वो रहते हैं डोमेन, 1, 2, 3। ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा नोट्स में, क्योंकि यहाँ पे हाईलाइट हो पा रहे हैं, जबकि आपको वहाँ पे बोर्ड में थोड़ा सा हाईलाइट का प्रॉब्लम रहता है, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, वो ये रहे। रेंज, रेंज क्या होता है, रेंज रहता है हर एक सेकंड कंपोनेंट या कोऑर्डिनेट। अब कोडोमेन देखते हैं, लेकिन कोडोमेन देखते वक्त जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये डायग्राम आपके माइंड में होना चाहिए, तो उस हिसाब से फिर ये 3 ही मेरे पकड़ में आते हैं उस रिलेशन में, 2, 4 और 6, 8 और 3 तो मेरे से छूट गए। तो इससे क्या हुआ, ये जो मेरा पार्ट हुआ ये क्या बन गया, मेरा रेंज बन गया, रिलेशन का रेंज बन गया, वो चीज़ मैंने यहाँ देखी, ठीक है। लेकिन कोडोमेन क्या होता है, अगर मान लो P और Q 2 सेट हैं, A B लिया था ना, अभी PQ मान लो, तो PQ अगर 2 सेट हैं तो पूरा का पूरा Q सेट ही हमारा क्या हो जाता है, कोडोमेन। यहाँ पे पूरा का पूरा B सेट ही हमारा क्या हो गया, कोडोमेन। तो ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे पूरा 2, 4, 6, 8 पूरा हमारा क्या होगा, कोडोमेन। लेकिन रेंज नहीं होता, रेंज में आपको माइंड में रखना है कि रेंज सिर्फ रिलेशन का ही होता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर रिलेशन में से सेकंड कंपोनेंट ही हमारा रेंज में काउंट होता है। अगर यहाँ पे एक क्या कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स मिसिंग हो तो वो फिर अब नहीं है तो उसको नहीं लेंगे, इस तरह का है। नॉर्मली हम क्या कर रहे थे हम लोग अब तक A से B की तरफ रिलेशन ले रहे थे। तो इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन क्या होता है, नाम जैसा है वैसा ही होता है, इन्वर्स यानी उल्टा। यानी अगर A से B की तरफ रिलेशन जाता है तो हमें क्या मिलता है, ये क्या है, ये है हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स। लेकिन जब हम इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन लेते हैं तो हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर A B फॉर्म में है, ठीक है, वो एक रिलेशन को बिलोंग करते हैं A B। अगर हम एक रिलेशन का उल्टा ले रहे हैं तो वो B A में कन्वर्ट हो जाता है, और वो किसको बिलोंग करता है, R इन्वर्स को। इन्वर्स को मैं ऐसे डिनोट करती हूँ R⁻⁻1, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगी अभी इसको मैं ऐसे लिखूंगी कि अगर A B एक रिलेशन में है, ठीक है, A B ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये किसको बिलोंग करता है, एक रिलेशन को, देन B A विल बिलोंग टू R इनवर्स, ठीक है। तो ये है हमारा एक नॉर्मल तरीका इन्वर्स को डिपिक्ट करने का, डिनोट करने का। A क्रॉस B कर रहे हैं तो हमें ये ऑर्डर्ड पेयर्स मिल रहे हैं। इसमें से एक रिलेशन लेके देखते हैं जिसमें X1 होगा और Z2 होगा। अब मुझे बोला जा रहा है कि इस रिलेशन का इन्वर्स लेके बताओ, तो इस रिलेशन का इन्वर्स कैसा होगा, R इन्वर्स को मैं ऐसे शो करूंगी, ठीक है। और x1 की जगह मुझे यहाँ पे अंदर लिखना होगा 1x, और z2 की जगह लिखना होगा 2z। तो ये है एक सही तरीका किसको, इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन को लिखने का। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन लिया तो मेरे 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ों में बदलाव हुआ।
वो क्या हुआ कि जो मेरा नॉर्मल डोमेन और रेंज था वो उल्टे हो गए। हुए कि नहीं? अगर मुझसे पूछा जाए कि तुम डोमेन ऑफ आर इनवर्स बताओ, यहाँ पे डोमेन ऑफ आर इनवर्स बताओ, तो आपका आर इनवर्स का डोमेन क्या क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट 1 और 2। और आर इनवर्स का रेंज बताओ तो x और z। ठीक है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि डोमेन ऑफ आर बताओ तो x और z क्या होंगे? हमारे डोमेन, और 1 और 2 क्या होगा? रेंज। तो चीज़ें उल्टी हो जा रही हैं जब आर इनवर्स में जा रहा है, इसलिए हमको ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स याद रखने हैं। याद नहीं रखने हैं, समझ ही लेना है, क्योंकि चीज़ें समझ के ही समझ में आ रही हैं कि ये अगर डोमेन है आर का और ये अगर रेंज है आर का, रेंज क्या है? देखो x1 z2, तो x1 वाला और z2 वाला, तो ये दोनों, ये अगर हमारे रेंज है और ये हमारा डोमेन है x और z, तो हमारा उल्टा हो जाएगा आर इनवर्स के वक्त। दैट मीन्स डोमेन ऑफ आर हमारा हो जाएगा रेंज, अगर आर इनवर्स का ले तो। ठीक है, और रेंज ऑफ आर हो जाएगा डोमेन किसका? आर इनवर्स का। और अब इनवर्स ऑफ अ रिलेशन देख लेते हैं। मैंने जैसा कि आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था, कोई भी एक रिलेशन ए से बी जा रहा है तो उसको ए से बी में क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिलेशन। लेकिन इन्वर्स कब बोलते हैं? जब वो बी से ए में जाता है। दैट मीन्स ए से बी में अगर हम कोई सेट को ले रहे हैं तो वो होगा नॉर्मल रिलेशन। लेकिन नॉर्मल रिलेशन का अगर हम इन्वर्स निकाले तो हम उसे कहाँ से कहाँ मूव कराएंगे? बी से लेके ए तक। अभी भी नहीं समझ में आया तो देख लेते हैं। आर इन्वर्स को मैंने डिफाइन कैसे किया है? बी ए, यहाँ पे मैंने जो ऑर्डर्ड पेयर्स लिए हैं वो ए बी नहीं लिया है, वहाँ पे मैंने बी ए लिया है। क्यों? क्योंकि ए बी किस में बिलोंग करता है? आर में बिलोंग करता है। लेकिन बी ए किस में बिलोंग करता है? आर इनवर्स में बिलोंग करता है। ठीक है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ ए बी ए जो है वो आर इनवर्स में हो। अब डोमेन और रेंज यहाँ पे उल्टे हो जाते हैं। अगर तुम्हारा रिलेशन का नॉर्मल डोमेन जो है वो क्या बन जाता है? वो रेंज बन जाता है। और रेंज क्या बन जाता है? वो डोमेन बन जाता है। यहाँ पे देखो डोमेन और रेंज ये उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, तो सब कुछ ही उल्टा हो जाता है इन्वर्स में, बस ये माइंड में रखो। तो अब हम देख लेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन देखने से पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो होता है रिलेशन ऑन अ सेट। अब ये क्या है? रिलेशन ऑन अ सेट एक टर्म है जो यूज़ होता है रिलेशन जब हम इस्टेब्लिश करते हैं एक ही सेट का उस ही सेट के साथ। दैट मीन्स अगर मेरा ए के साथ रिलेशन देखा जाए, ए का ए के साथ ही रिलेशन देखा जाए, जैसे कि मान लो एक सेट ए है, दूसरा सेट भी ए है। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, जो एलिमेंट्स यहाँ पे हैं वही एलिमेंट्स सेम यहाँ पे हैं, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और खुद ही खुद को मैप कर रहा हूँ। यानी रिलेशन जो है वो खुद के ही एलिमेंट्स के साथ हो। ऐसा भी हो सकता है कि 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 1 का रिलेशन 4 के साथ है, और 4 का रिलेशन 4 के साथ है, 4 का रिलेशन 3 के साथ है, तो ये भी पॉसिबल है। तो ये जो है इसमें हो क्या रहा है? एक ऐसा एलिमेंट है या एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट्स जो है वो लिस्ट किए जाते हैं और खुद के एलिमेंट्स ही खुद के ही एलिमेंट्स से रिलेटेड होते हैं। क्यों ऐसा हो नहीं सकता? क्या हो सकता है? मान लो कि मेरे पास एक सेट है, सेट ऑफ पीपल। ठीक है, कुछ लोगों के सेट लिए मैंने, उन लोगों का रिलेशन खुद के साथ भी तो हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो है ये एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं जो खुद से खुद का ही रिलेशन रखते हैं। तो इसीलिए ऐसा मान के चलो कि जब भी रिलेशन ऑन अ सेट आए तो एक फैमिली का एग्जाम्पल लेना कि एक सेट है एक फैमिली का जिसमें हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अपने ही सेट के अंदर रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है और ये भी एक केस है। ए क्रॉस ए भी होता है जिसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट विथ इटसेल्फ। ठीक है, तो ये एक
कंडीशन है। और अब इसी को लेके हम समझेंगे बाकी के जो टाइप्स ऑफ रिलेशंस है। यानी अगर मान लो एम्प्टी वाला रिलेशन देखते हैं, सबसे पहला हमारा सबसे इजी वाला, एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट, इसी सेट का कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट अपने ही सेट में इसके साथ रिलेटेड ना हो। दैट मीन्स अगर 1 का रिलेशन 1 के साथ ना हो, 2 के साथ, 3 के साथ और 4 के साथ भी ना हो, फिर 2 और 3 और 4 का रिलेशन भी अपने ही एलिमेंट्स के साथ ना हो, तब ऐसा केस जो होता है उसे बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, ऐसा सेट जिसमें वो एलिमेंट्स जो है वो खुद से ही अपने आप से ही अपने ही सेट के अपने ही एलिमेंट्स से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ऐसे को बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, जब हर एक एलिमेंट एक सेट के अंदर अपने ही सेट के सारे एलिमेंट्स से रिलेटेड हो। ठीक है, ईच एंड एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट जो अपने ही सेट के अंदर है उससे रिलेटेड हो, तब उसे बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये चीज़ भी समझ के रख लो कि हर एक एलिमेंट हर दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है अपने ही सेट के अंदर। ये है, ये 1 से भी रिलेटेड है, 2 से, 3 से, 4 से, चारों से रिलेटेड है। फिर 2 भी चारों से रिलेटेड है, 3 भी चारों से और 4 भी चारों से। तो ऐसा जो केस रहता है उसे बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो इसमें हमारी डेफिनेशन क्या होगी? ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। तो एम्प्टी वाले का क्या होगा? ईच एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, जब वो किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो अपने ही सेट में, तो उसे बोला जाता है एम्प्टी रिलेशन। और ट्रिवियल रिलेशन क्या होता है? इन दोनों को हम ट्रिवियल रिलेशंस बोलते हैं। यानी अगर एम्प्टी रिलेशन हुआ तो वो भी ट्रिवियल रिलेशन, यूनिवर्सल हुआ तो वो भी ट्रिवियल रिलेशन। तो ये ट्रिवियल रिलेशन में कौन कौन से सेट्स आते हैं, कौन कौन से रिलेशंस आते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन, एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये दोनों चीज़ें माइंड में रखनी है। अब देखते हैं अगला। तो अभी यहाँ पे हम जो कर रहे हैं, हम देख रहे हैं एक एक की डेफिनेशन, समझ रहे हैं चीज़ों को, लेकिन अब डेप्थ में समझना है तो हम नोट्स से समझेंगे, नोट्स में जाएंगे और उसके बाद एक रिविजिट जब करेंगे तो उसमें हम अच्छे से समझेंगे कि ये है क्या। तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है? एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। यानी ऐसा एलिमेंट जो खुद ही से रिलेटेड हो, उसके अलावा किसी और से नहीं। ये 1 जो है 1 से तो रिलेटेड है, लेकिन 4 से भी रिलेटेड है, इसलिए ये क्या होगा? आइडेंटिटी नहीं होगा। सिर्फ 1 1 से होना चाहिए, 2 2 से, 3 3 से और 4 4 से। तो ऐसा जो रहता है उसे बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी का हमारा क्या हुआ कि हर एक एलिमेंट अपने ही जैसा दिखने वाले एलिमेंट से रिलेटेड हो। रिफ्लेक्सिव में भी सेम चीज़ होती है, हर एक एलिमेंट अपने ही जैसा दिखने वाला एलिमेंट से रिलेटेड हो। पर आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव दोनों सेम नहीं हो सकते, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस चाहिए। तो आइडेंटिटी में वो ऐसे एलिमेंट्स देखने पड़ते हैं जो खुद से ही अपना रिलेशन रखे, यानी खुद जैसे ही दिखने वाले एलिमेंट से रिलेशन रखे। सिर्फ वैसे ही एलिमेंट्स या फिर वैसे ही ऑर्डर्ड पेयर्स हमें चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4, दैट्स इट। इसके ऊपर हम एक भी कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? 1 1 2 2 3 3 4 4 ये तो है, लेकिन साथ में एक एडिशनल है 1 4 और 4 3। जब ये चीज़ एडिशनल आ रही है तो क्या रिफ्लेक्सिव होगा? होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा रहता है कि अगर एक आध एक्स्ट्रा हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स भी आ जाए तो भी चलता है, जिसमें मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस भी हो तो भी चलेगा। यानी 1 का रिलेशन अगर 1 के साथ है और 1 का रिलेशन अगर 4 के साथ है तो भी चलेगा, लेकिन 1 1 2 2 3 3 और 4 4 कंपल्सरीली होने ही चाहिए रिफ्लेक्सिव में। और साथ में एडिशनल 2 ऑर्डर्ड पेयर्स अगर एक्स्ट्रा भी आ जाए 1 4 और 4 3, यानी 4 का ही रिलेशन किसी और के साथ भी हो तो भी चलेगा। लेकिन ये चीज़ है आइडेंटिटी में नहीं चलती। आइडेंटिटी मीन्स आइडेंटिटी ही एलिमेंट्स अलाउड है। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा हो कि सिमेट्री की बात की जा रही है। दैट मीन्स एकदम मिरर इमेज, यहाँ की और यहाँ की जो इमेज रहेगी वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स, इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे आएंगे? तो इसमें रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स कुछ ऐसे आएंगे 1 2 1 3 और मान लो यहाँ पे 2 2 है। तो अब इसके बाद और कैसे एलिमेंट होने चाहिए? इसके बाद ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जो 1 2 तो है
लेकिन 2 1 भी हो, यानी इसके जैसे ही दिखने वाले लेकिन उल्टे, 2 1 3 1 और 2 2 तो है ही है, तो उसको डबल लिख के क्या फ़ायदा, एलिमेंट्स डबल तो हम सेट में लिखते भी नहीं है वैसे भी। तो ये हो गए हमारे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स। और सिमेट्रिक रिलेशन कहा जाता है ऐसे रिलेशंस को जहाँ पे ए बी के फॉर्मेट में भी ऑर्डर्ड पेयर है और वही ऑर्डर्ड पेयर बी ए के फॉर्मेट में भी दिख रहा, ए बी और बी ए, क्योंकि एक ही सेट को 2 बार नहीं लिखते हैं, एक ही एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते सेट में, इसलिए मैंने वहाँ पे एक ही बार लिखा है। अगर 1 2 1 3 2 2 2 1 यहाँ तक की हो, अगर ये 3 1 ना हो तो उससे क्या होगा, इससे ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन किसे बोलते हैं, अगर एलिमेंट ए बी और बी सी ये दोनों अगर रिलेशन में एग्जिस्ट करते हैं, यानी मैंने एक रिलेशन लिया जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, एक ऑर्डर्ड पेयर है बी सी, ठीक है। तो मेरे पास ए सी भी ऑर्डर्ड में क्या कहते हैं रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। यानी वो जो ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेट है रिलेशन में, उसमें मेरा ए बी बी सी ये दोनों तो हैं, लेकिन ए सी भी होना चाहिए, यानी ये ए सी भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ट्रांजिटिव। अगर मान लो 1 2 और 2 3 मेरे पास रिलेशन में है, तो इसका मतलब मेरे पास 1 3 भी रिलेशन में होना चाहिए, तभी मैं इसको क्या बोल पाऊंगी, ट्रांजिटिव। एक केस ये है, एक केस ये है, दोनों एंटीसिमेट्रिक के केसेस हैं। पहला केस बोल रहा है कि ए बी आर में है, बी ए भी आर में है, ठीक है। ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स, ए बी और बी ए सीधा और उल्टा दोनों आर में है। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि ए और बी इक्वल है, तो ये क्या हुआ, एंटीसिमेट्रिक हुआ। ये एक एंटीसिमेट्रिक का रूल है, और ये भी एंटीसिमेट्रिक का रूल है कि अगर ए बी आर में है और बी ए आर में मान लो नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर आर में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या होगा, तब भी ये एंटी सिमेट्रिक ही होगा। तो ये जो 2 केसेस हैं ये माइंड में रखने हैं, और इसके जो एग्जांपल्स देखेंगे हम, एक आध एग्जांपल है, एक एग्जांपल हमने लिया है और थोड़ा नोट्स में जाएंगे, तब जाके ये और भी क्लियर हो जाएगा एंटी सिमेट्रिक है क्या। अब इक्विवेलेंस रिलेशन की तरफ चलते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब जाके वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ये एंटीसिमेट्रिक के लिए है, ठीक है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ये हम लोग बहुत अच्छे से नोट्स में समझेंगे अभी ही, ठीक है। इसके जस्ट बाद देखते हैं हम अपने नोट्स पे और जाके देखते हैं कि मैंने उसको एग्जाम्पल लेके, और एक आध रूल्स भी एक्स्ट्रा हैं, आइडेंटिटी और यूनिवर्सल, ये दोनों रिलेशन के लिए भी, एम्प्टी और यूनिवर्सल ट्रिवियल रिलेशंस के लिए भी हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो यहाँ और यहाँ लगते हैं, और फिर कुछ ना कुछ चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। तो वो चीज़ मैंने इन डेप्थ लिख रखी है, और वहाँ पे जाके हम वो रूल्स भी देखेंगे। मैंने वो चीज़ें यहाँ पे क्यों नहीं ली, क्योंकि मेरे को लिख के टाइम नहीं वेस्ट करना है, सब कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे नोट्स में। अभी देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रिलेशंस हैं उनको इन डेप्थ देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैंने नहीं लिए थे, वो एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं और समझ लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है। तो एम्प्टी रिलेशन हमने समझा अभी। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन जिसमें इफ़ नो एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। यहाँ पे क्या होता है, देखो मैंने अभी बताया था कि रिलेशन ऑन अ सेट क्या होता है। रिलेशन ऑन अ सेट होता है ए का ए के साथ ही रिलेशन, ठीक है। यानी ए के अंदर ही जितने एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेट होते हैं, को रिलेट होते हैं। तो बस वही चीज़ है कि यहाँ पे अगर कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेशन नहीं रख रहा, दैट मीन्स वो क्या है, एम्प्टी रिलेशन है। ऐसा होता है क्या, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ पाएंगे हम, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जूम करके बताती हूँ आपको एग्जाम्पल में क्या है। यहाँ पे ए सेट दिख रहा है, 1 से लेके 5 तक के एलिमेंट्स है। यहाँ पे ए बी जो है वो क्या है, हमारा ऑर्डर्ड पेयर है, रिलेशन आर है, और इसमें ए बी जो है वो ऑर्डर्ड पेयर है। ए माइनस बी इक्वल्स टू 12 दिया हुआ है।
तो a माइनस बी इक्वल्स टू 12 जो दिख रहा है, यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि ये चीज़ हो रही है कि नहीं, है a माइनस बी 12 हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो a b को रिप्लेस करते जाएंगे 1 बाय 1, क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। तो ये a और b की जगह यहाँ पे 1 2, फिर 1 3, फिर 2, फिर उसके बाद 1 4 1 5, फिर उसके बाद 2 3 3 4, कुछ भी आ सकता है, सारे कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं। तो मैं सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो मैं 5 लेती हूँ और 4 लेती हूँ। तो 5 में से 4 गए 12 आता है क्या, 4 में से 3 गए 12 आएगा। यहाँ पे कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका डिफरेंस 12 आए, ठीक है। तो डिफरेंस करने पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो 12 आ जाए। तो a और b ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, और यहाँ पे हमें मेन प्रॉपर्टी ही क्या लिख दी है, a माइनस बी इक्वल्स 12। तो ये एलिमेंट से मेल नहीं खाती ये प्रॉपर्टी, तो वो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल दिया हुआ है। देयरफॉर ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये जो है ये आर में आता ही नहीं है ऑर्डर्ड पेयर, ये ए बी जो है ये आर में आता ही नहीं है, जिसकी वजह से ये रिलेशन ही वैलिड नहीं है, ठीक है। तो आर डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स। तो जब ए बी, ऐसा कुछ ए बी एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसका डिफरेंस 12 हो, तो हमें इससे पता चलता है कि ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है रिलेशन में, ठीक है। तो जब रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं है इस सेट का, तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि ये रिलेशन जो है ये एम्प्टी है। तो एम्प्टी अगर आपको रिलेशन फाइंड करना है, ये आर इज एम्प्टी सेट नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको रिलेशन लिखना है। तो ये चेंजेस थोड़े बहुत कर लेना, ये मेरे को आदत हो गई सेट की, ठीक है। तो अभी आपको 1 2 3 4 जो ये 5 दिए हुए हैं एलिमेंट्स, यहाँ पे आपको मेनली क्या ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ है 1 to 5 ये इससे मेल खानी चाहिए, ये प्रॉपर्टी से। अगर ये नहीं हो रहा है दैट मीन्स वो एम्प्टी है। तो अब देख लेते हैं यूनिवर्सल रिलेशन क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे चाहे 1 हो, 1 2 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। अब यहाँ पे रिलेशन लिया ए बी बिलोंग्स टू आर, और ए बी अगर मैंने ए से बी को सब्ट्रैक्ट किया तो, और उसका फिर मैंने मॉड लिया, तो वो जो भी वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 0 आएगी, यानी पॉजिटिव आएगी, ठीक है, नॉन नेगेटिव आएगी, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। तो 0 से ज़्यादा या फिर 0 आएगी, तो नॉन नेगेटिव मान के चलो। तो यहाँ पे 1 माइनस 2 करो, क्या आएगा, -1 है वो किसके अंदर, मॉड के अंदर, तो वो बाहर क्या आएगा 1। 2 माइनस 3 करके देखो, दिखाई देती हूँ आपको, 1 माइनस 2 किया, -1 आया, लेकिन यहाँ पे सब कुछ मॉड के अंदर चल रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू 1 आएगी। 5 माइनस 4 करके देखते हैं, 3 माइनस 4 करके देख लो, क्यों, मॉड है, ठीक है। उसके बाद 5 माइनस 2 करके देख लो, 5 में से 2 गए 3, 2 माइनस 5 करके देख लो, -3, बाहर क्या आएगा 3। तो मॉड की वजह से क्या हो रहा है कि जो भी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, हमारी 0 से ज़्यादा आ रही है, या फिर 0 भी आ सकती है। अगर मैं 1 का रिलेशन ले लेती हूँ, 1 के साथ ही 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन किसी के साथ भी ले लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ और मॉड में रख रही हूँ तो वो 0 या 0 से ज़्यादा ही आएगी। तो ये चीज़ मैंने देखी और ये चीज़ लागू भी हो रही है, ये जो प्रॉपर्टी है ये लग रही है, और इसी की वजह से a माइनस बी जो है वो क्या है, हमारा मॉड में ये प्रूव हो रहा है कि ये है, ये एग्जिस्ट करता है। ये ए बी जो है ना बिलोंग्स टू आर, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये एग्जिस्ट करता है। देखो ए बी बिलोंग्स टू आर हो रहा है, जिसकी वजह से आर जो है मेरा क्या है, वो यूनिवर्सल रिलेशन हुआ। तो ये चीज़ ही तो हमें चाहिए थी। अब हम आगे का समझ लेते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। और दोनों का जब मैंने दोनों का अगर मैंने साथ में लिया तो वॉइड रिलेशन या फिर एम्प्टी रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट रिलेशन बोल सकते हैं, और यूनिवर्सल रिलेशन को हम लार्जेस्ट रिलेशन बोल सकते हैं। और ये जो दोनों है इन्हें क्या बोला जाता है, ट्रिवियल रिलेशंस बोला जाता है। ये माइंड में रखना, कहीं पे क्वेश्चन में अगर आ गया कि फाइंड ट्रिवियल रिलेशन, फाइंड वेदर इट इज़ अ ट्रिवियल रिलेशन और नॉट, या फिर ऑप्शन में ट्रिवियल रिलेशन आ गया तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, तब याद नहीं आएगा कि ये है क्या। तो ये चीज़ माइंड में रख लेना। अब आगे चलते हैं आइडेंटिटी रिलेशंस की तरफ। आइडेंटिटी रिलेशंस मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे हर एक एलिमेंट जो है ए का वो रिलेट करता है खुद के ही एलिमेंट से। देखो, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू इट्सेल्फ ओनली, यानी मान लो
दो सेट है, 1 1 से रिलेट करेगा, 2 2 से करेगा, 3 3 से करेगा और इसको छोड़ के किसी और से नहीं करेगा। देखो ए जो है वो एक आई ऑफ ए इक्वल्स टू ए और ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब यहाँ पे देख लेते हैं ए बी सी 3 हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं एक सेट में, ठीक है, ए सेट में। तो मैं अगर आइडेंटिटी ऑफ अ रिलेशन निकालूं तो वो क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे होंगे उसमें, ए बी बी सी सी, दैट्स इट। और ये होने चाहिए, तभी उसे क्या बोला जाता है, आइडेंटिटी रिलेशन। यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल लिया है, एक R1 रिलेशन है, एक R2 रिलेशन है, ए और बी है। तो क्या ये रिलेशन होगा आइडेंटिटी रिलेशन? यहाँ पे सी सी मिसिंग है, ये चीज़ भी मैंने लिख दी है। R2 ए बी सी सी है और एक ए बी एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा, ये क्वेश्चन अराइज होता है। क्यों, यहाँ पे ये चीज़ एक्स्ट्रा दिख रही है, भाई ये रिलेशन है कि नहीं आइडेंटिटी। तो हमें पता चलता है इससे कि ये नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन है, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि सी सी डज नॉट बिलोंग्स टू R1। क्यों, अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो सी सी है ये फर्स्ट वाले में ये मिसिंग है, और आपके लिए जो क्या है यहाँ पे सारे एलिमेंट्स के क्या होने चाहिए, अपने अपने आइडेंटिटी होनी चाहिए, एक कार्बन कॉपी होनी ही चाहिए। तो सी के लिए सी का जो कार्बन कॉपी है वो मिसिंग था, इसलिए यहाँ पे ये जो है ये R1 को बिलोंग नहीं करता। अब सेकंड वाले को देखते हैं क्या है, तो एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू ए एंड बी इन R2। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ए जो है ये ए से भी रिलेट करता है और बी से भी रिलेट करता है, ये नहीं चलेगा, इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ। तो ये दो चीज़ें हैं माइंड में रखनी है कि हमें ए बी बी सी सी दिखना ही चाहिए। अगर ए बी सी ये है तभी हम उसको आइडेंटिटी बोल सकते हैं। दैट मीन्स जितने भी एलिमेंट सेट के अंदर है उनका अपना एक कार्बन कॉपी होना चाहिए और साथ में वो किसी और के साथ रिलेट नहीं करने चाहिए। तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन में जो भी हमें गिवन एलिमेंट्स रहते हैं उसी के आइडेंटिकल ट्विन्स हमें मिल जाते हैं, यानी उसको छोड़ के और कुछ नहीं हमें मिलने वाला। अगर मान लो मेरे पास ए बी सी है तो मुझे ए बी बी सी सी ऐसे ही मुझे ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो ए बी बी सी सी को छोड़ के ए सी बी सी या फिर ए बी फिर बी ए ऐसा कुछ आपको अगर कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर्स के, तो वो फिर नहीं होगा आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन जब एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाते हैं तो क्या फिर वो होता क्या है, वो होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। वो हम लोग समझ लेंगे। ये है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोल रहा है, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यही सेम बात आइडेंटिटी रिलेशन में भी हुई है। तो ये रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू आर। ये दिया हुआ है यहाँ पे देखो, आर इज रिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू आर। लेकिन इतने के बाद भी हमारा जो डाउट है वो क्लियर नहीं हो रहा है। डाउट क्या है कि ये जो है ये तो आइडेंटिटी में भी होता है। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव इफ फॉर ए बिलोंग्स टू ए सच दैट ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। वो रिफ्लेक्सिव कब नहीं होता ये बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव होता कब है। देखो ए बी बी सी सी, जहाँ पे ये तीन दिख जाए वो रिफ्लेक्सिव। तो फिर आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस क्या है, अगर ए के साथ दूसरा कोई ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है, यानी ए के साथ बी दिख रहा है, बी के साथ सी दिख रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि हमें कोई और कॉम्बिनेशन भी मिल रहा है। सिर्फ ए बी बी सी सी तक ही वो सीमित नहीं है। अगर वो वहाँ तक भी होगा, अगर मान लो ए बी बी और सी सी इतना तक भी अगर वो सीमित है तो उसे हम रिफ्लेक्सिव भी बोलते हैं, लेकिन वो होता मेन क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन अगर हमें अच्छे से डिफाइन करना है, दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है, तो अगर एक आध ऑर्डर्ड पेयर एक्स्ट्रा भी आ जाए तो रिफ्लेक्सिव वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आइडेंटिटी वाले को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसको सिर्फ आइडेंटिकल ट्विन ही चाहिए, उसको छोड़ के कोई और नहीं चाहिए। आई होप अब आपको सब याद रहेगा, ठीक है। और ये रहा एक और एग्जाम्पल, ए बी बी ए सी बी सी। यहाँ पे सी सी मिसिंग है, ये देखो, और सी सी मिसिंग होने की वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हमने यहाँ पे एक पॉइंट छोड़ा था, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव इफ फॉर ए बिलोंग्स टू ए सच दैट ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर।
अगर मान लो कोई एक कॉम्बिनेशन आइडेंटिकल ट्विन वाला जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ से मिसिंग है, मान लो ए बी बी या सी में से, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और वही चीज़ यहाँ पे हुई है, यहाँ पे सी मिसिंग था तो इसलिए वो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। इसलिए मैं बोलती हूँ कभी कभी अगर यहाँ पे स्टेटमेंट देख के समझ ना आए तो हम क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल देखते हैं और उससे स्टेटमेंट समझते हैं। इसलिए मैंने पहले एग्जाम्पल लिया, वो समझाया आपको, फिर स्टेटमेंट पे लेके गई, वरना यहाँ पे अगर आप देखते नॉट रिफ्लेक्सिव वाला पार्ट तो समझ में नहीं आता। अब पॉइंट्स देख लेते हैं। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। जो आइडेंटिटी रहता है रिलेशन उसमें क्या रहता है, ए बी बी सी, ऐसे हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं। तो वो तो रिफ्लेक्सिव में भी रूल है कि अगर हमें ए वाला जो है बी सी अगर ऐसे मिल रहे हैं तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। हाँ, अगर एक आध एक्स्ट्रा आ जाए, अगर यहाँ पे सेकंड वाले में देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, एक आध एक्स्ट्रा आ जाता है। ये येलो शेडेड है, ये क्या है, ये एक आध एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से ये क्या बनता है, ये थोड़ा डिफरेंट बनता है। लेकिन अगर ऐसा केस हो रहा है तो वो क्या होगा, वो आइडेंटिटी होगा क्या, वो आइडेंटिटी नहीं होगा, वो रिफ्लेक्सिव होगा। यानी सारे आइडेंटिटी वाले जो रिलेशन रहते हैं वो रिफ्लेक्सिव तो होते हैं, लेकिन सारे रिफ्लेक्सिव वाले आइडेंटिटी नहीं होते, और वो यहाँ पे मैंने शो किया है। ये सब नॉलेज बहुत बारीक नॉलेज है और इनका होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपके मिसिंग है तो आपका एग्ज़ाम बहुत टफ होने वाला है। अगर आपको एग्ज़ाम ईजी बनाना है तो ये बारीक नॉलेज, बारीक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। अब हम देख लेते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में हमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, सिमेट्री रहती है। अगर मान लो ए बी हमें दिख रहा है तो बी ए भी उसी रिलेशन में हमें दिखना चाहिए। दैट मीन्स अगर ए बी कोई ऑर्डर्ड पेयर है तो बी ए भी वहाँ दिखना चाहिए। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ए हमारा एक सेट है 1 2 3 का, ठीक है, 1 3 1 2 2 2, तो ऐसे हमें इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स दिख रहे हैं। मैंने येलो ग्रीन ग्रीन जो मार्क किया है वो जानबूझ के किया है ताकि आपको दिखे कि यहाँ पे 1 3 अगर हमें मिल रहा है, इधर पे ऑर्डर्ड पेयर है R1 में, तो 3 1 भी होना चाहिए। ये देखो 3 1 भी है। 1 2 है, 2 1 होना चाहिए। 2 2 है तो 2 2 का एक और लिख के क्या फ़ायदा, कोई सेट में डबल लिखता है क्या कोई एलिमेंट, एक ही बार लिखते हैं, तो 2 2 को एक ही बार लिखा है, लेकिन दिस शोज़ कि वो 2 बार है। अब हम R2 में देख लेते हैं। R2 में 1 3 दिख रहा है तो 3 1 दिखना चाहिए, 1 2 दिख रहा है तो 2 1 दिखना चाहिए, जबकि वो 2 1 का कॉम्बिनेशन गायब है यहाँ पे, इसलिए वो सिमेट्रिक नहीं होगा। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी दिया है। तो मेन चीज़ जो हमें समझ में नहीं आती या फिर हमें कोई प्रॉब्लम जाती है वो है ये पॉइंट्स। ये पॉइंट्स हमें नोट करके रखने हैं, हमें माइंड में याद रखना है इनको कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मान लो ए बी आर में है, रिलेशन में है, लेकिन बी ए नहीं दिख रहा रिलेशन में, तो ये सिमेट्रिक नहीं होती। ये तो बेसिक चीज़ें यहाँ पे देखी हमने। आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन ऑन नॉन वॉइड सेट, यानी जो नॉन एम्प्टी सेट है उस पर अगर आइडेंटिटी रिलेशन दिख रहा है या यूनिवर्सल रिलेशन दिख रहा है तो वो क्या होते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन ही होते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन अगर आपको दिख जाए या फिर यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी बोला गया है एम्प्टी नहीं, आइडेंटिटी ध्यान से देखो, या फिर यूनिवर्सल रिलेशन, ये दोनों रिलेशंस क्या होते हैं, अगर नॉन एम्प्टी सेट पे दिख रहे हैं तो ये होते हैं सिमेट्रिक रिलेशंस। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन ऐसा होता है जिसमें हर एक एलिमेंट हर दूसरे एलिमेंट से कनेक्टेड है, यानी वहाँ पे हर एक फैमिली मेम्बर का रिलेशन किसी ना किसी फैमिली मेम्बर के साथ है ही है। तो ऐसे में क्या होता है, 1 3 अगर है तो 3 1 भी वहाँ मिल जाएगा, 1 2 अगर है तो 2 1 भी मिल जाएगा। आइडेंटिटी में क्या होता है, 1 1 2 2 3 3, तो उसमें हो क्या रहा है, 1 का रिलेशन 1 के साथ है, ठीक है, तो उल्टे में भी वहाँ पे होगा, 1 का रिलेशन 1 के साथ मिलेगा, 2 का 2 तो 2 का 2, 3 का 3। तो इससे समझ में आ ही गया होगा आपको कि सिमेट्रिक क्यों हुआ। ठीक है, सिमेट्रिक में सीधा और उल्टा दोनों चाहिए। अब ट्रांजिटिव में जाते हैं। ट्रांजिटिव क्या है, एक ऐसा रिलेशन जहाँ पे ए बी अगर आर में है, बी सी भी अगर आर में है, तो ए सी को भी आर में होना ज़रूरी है। अब ये चीज़ देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स है एक सेट में, तो हम पहला R1 देखते हैं। 1 2 2 3 हमारे पास है वहाँ पे, तो 1 2 2 3 अगर है तो हमारे पास 1 3 भी होना चाहिए, और R1 में 1 3 भी पॉसिबल है, मतलब है, अवेलेबल है। तो इसकी वजह से क्या पॉसिबल हुआ कि R1 जो है वो क्या हुआ, ट्रांजिटिव हुआ। अब R2 में भी देख लेते हैं, 1 2 2 3 है, तो 1 2 2 3 है तो इसका मतलब 1 3 भी होना चाहिए, पर यहाँ पे तो 3 3 दिख रहा है बाद में,
3 चलो है भी, लेकिन 1 3 है क्या? 1 3 नहीं दिख रहा हमें यहाँ पे। 3 होना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर 3 रहा और साथ में 1 3 भी रहा तो भी मैं इसको क्या मानूंगी? ट्रांजिटिव रिलेशन मानूंगी, क्योंकि एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गई ना, वो कोई मैटर नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है। लेकिन 1 3 नहीं है, जिसकी वजह से ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं हुआ। अब देख लेते हैं पॉइंट टू नोट। आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होते हैं? ट्रांजिटिव भी होते हैं। ट्रांजिटिव कैसे होते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन में हर एक सेट हर तीसरे, दूसरे, चौथे सेट से रिलेशन रखता है, यानी हर दूसरे एलिमेंट से उसका रिलेशन है ही है। तो इधर पे क्या होगा? यूनिवर्सल रिलेशन में 1 का रिलेशन 2 के साथ होगा, 2 का रिलेशन 3 के साथ होगा, तो 1 का रिलेशन 3 के भी साथ होगा। ये सब पॉसिबल रिलेशंस रहते हैं यूनिवर्सल में, ठीक है। आइडेंटिटी में क्या होता है? 1 का रेशियो 1 के साथ रहता है, 2 का 2, 3 का 3। तो इससे क्या होगा? 1 का 1 से रहेगा, दैट मीन्स बात वहीं पे ख़त्म हो गई। 1 का अगर 1 के साथ रहेगा तो फिर वहीं पे हमारा एंड हो जाता है। तो वो चीज़ है, इन आइडेंटिटी और यूनिवर्सल जो है वो ट्रांजिटिव ऐसे ही होता है, ठीक है। और आइडेंटिटी और यूनिवर्सल वो सिमेट्रिक भी ऐसे ही होता है। तो हमें थोड़ा सा बस जान के रखना है यूनिवर्सल क्या है, आइडेंटिटी क्या है, तो हम ये ट्रांजिटिव भी निकाल सकते हैं। अब इस एंटी सिमेट्रिक देख लेते हैं। तो एंटी सिमेट्रिक में क्या हो रहा है? यहाँ पे ए बी अगर आर में है, बी ए भी अगर आर में है, तो ए इक्वल्स टू बी होता है, सीधी सीधी बात। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ए बी बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। देन आर बी एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ऑन पी ऑफ एस। क्यों? ए बी जो है वो पी ऑफ एस में बिलोंग करते हैं, बिकॉज ए बी अगर आर में है, बी ए भी अगर आर में है, ठीक है, तो ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है। ए अगर सबसेट ऑफ बी है तो बी भी तो ए का सबसेट होगा, क्योंकि बी ए भी तो आर में है। ए बी अगर आर में है और ए सबसेट ऑफ बी है तो बी ए भी तो आर में है, तो बी भी सबसेट ऑफ, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देती हूँ तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ये एग्जाम्पल थोड़ा समझना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी हमें पता है कि वो कहाँ है? आर में है। तो इसी से ये चीज़ हमें देखो क्या है, ए बी आर में है, ये गिवन है, और इसकी वजह से क्या दिया हुआ है कि ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है। तो बी ए अगर आर में है तो यहाँ पे बी भी तो ए का सबसेट होगा। दोनों ही केसेस बनते हैं। जब एक केस ये रह सकता है तो बी ए भी तो आर में है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे गिवन है, अगर कोई एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, वहाँ ए बी अगर आर में बिलोंग करता है और बी ए भी अगर आर में बिलोंग करता है, तब वो क्या होते हैं? ए इक्वल्स टू बी। यहाँ पे क्या है? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्यों बना? क्योंकि ए और बी दोनों ही पी ऑफ एस में बिलोंग करते हैं। आर बी एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा? बिकॉज ए बी आर में है और बी ए भी आर में दिख रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है? ए सबसेट ऑफ बी दिख रहा है और बी सबसेट ऑफ ए दिख रहा है, और जब दोनों दिखते हैं तो क्या होता है? ए इक्वल्स टू बी होता है। तो यही चीज़ मुझे बतानी थी, इसीलिए यहाँ पे हम, अब ये जो चीज़ है ये मैंने थोड़ी शॉर्ट में लिखी है, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आए तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप चाहो तो लिख ले सकते हो एक्स्ट्रा। अब पॉइंट्स टू नोट में जाते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि आइडेंटिटी रिलेशन कोई भी सेट पे वो क्या रहता है? एंटी सिमेट्रिक रहता है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2, 3 का रिलेशन 3, यानी जो अपने आइडेंटिकल ट्विन के साथ, वो क्या रहते हैं? वो एंटी सिमेट्रिक रहते हैं। यानी उसमें क्या रहता है? अगर 1 का रिलेशन 1 के साथ है तो उल्टे में भी होगा, दैट मीन्स 1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो ये समझ में आ ही गया होगा आपको। तो आइडेंटिटी हो गया। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या है? ऑन अ सेट कंटेनिंग एटलीस्ट 2 एलिमेंट इज नॉट एंटी सिमेट्रिक। एक डायग्राम बना के भी बता देती हूँ कि मान लो एक ऐसा सेट है ए, उसमें 1 2 3 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो, यहाँ पे तो बोला जा रहा है एटलीस्ट 2 एलिमेंट, ठीक है, तो मैंने 4 ले लिए हैं, चलेगा। अगर 1 और 2 है, मान के चलते हैं, तो 1 और 2 इक्वल होते हैं क्या? नहीं होते। तो मैंने पहले ही बोल दिया 1 और 2 इक्वल नहीं है। लेकिन अगर वो एंटी सिमेट्रिक होगा तो 1 और 2 किस में बिलोंग करते हैं? ए में बिलोंग करते हैं। 2 और 1 किस में बिलोंग करते हैं? ए में बिलोंग करते हैं। 1 और 2 और 2 और 1 अगर दोनों ही ए में बिलोंग करते हैं तो इससे हमें पता चलता है एंटी सिमेट्रिक हुआ तो 1 इक्वल्स टू 2 होगा। लेकिन हमें पता है 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, तो ये चीज़ पूरी कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, और ये जो है ये यूनिवर्सल सेट में नहीं लागू होगा अगर 2 एलिमेंट आ गए मिनिमम।
अगर मिनिमम 2 भी आ गए ना तो ये कंडीशन आने ही वाली है, क्योंकि वहाँ पे हर एक एलिमेंट हर दूसरे तीसरे एलिमेंट से रिलेटेड रहता ही है। तो यही जब बस प्रॉब्लम है हमारा यूनिवर्सल सेट का, और वहाँ पे ये नहीं लग सकता, अगर एक एलिमेंट रहा तो लग जाएगा। बस अब लास्ट बचा है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? यहाँ पे जो रिलेशन रहता है आर, वो इक्विवेलेंस तब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ जहाँ पे लगा तो वहाँ पे केस जो रहता है वो डबल साइडेड हो जाता है। मतलब अगर कंडीशंस इम्प्लाई हुई तो उसकी वजह से वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, और अगर वो इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ तो ये कंडीशंस ज़रूर इम्प्लाई होगी। तो यहाँ पे बोथ साइडेड केस बन जाता है। ठीक है, ये रही हमारी कंडीशंस। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए जो सेट है, जो हमारा रिलेशन है, उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना पड़ेगा। दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव मीन्स क्या होता है? आइडेंटिटी से अलग होता है रिफ्लेक्सिव। आइडेंटिटी से कैसे अलग होता है? यहाँ पे एक आध एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर चलेंगे। ठीक है, तो ऐसा रहता है रिफ्लेक्सिव। और यहाँ पे अपना ही रिलेशन अपने ही मेंबर्स के साथ रहता है, यानी आइडेंटिकल ट्विंस के साथ भी रहता है और साथ में किसी और के साथ भी चलेगा, लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस वाला कंपलसरी है। ए बिलोंग्स टू आर कंपलसरी है। सिमेट्रिक में क्या होता है? इधर का उधर का दोनों का। ठीक है, ए बी ए दोनों चलेंगे, दोनों ही आने चाहिए। ठीक है, और ट्रांजिटिव में ए बी बिलोंग्स टू देन बी सी बिलोंग्स टू, तो क्या होगा? ए सी बिलोंग्स टू आर, ये चीज़। तो ये तीनों के तीनों होने चाहिए, तभी जाके इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है ऐसे जगह पे। तो ये जो है इसका मैंने एक भी एग्जाम्पल नहीं लिया है, क्योंकि हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो वो सॉल्व करना ज़रूरी है। एक आध क्वेश्चंस देखेंगे हम। ठीक है, तो यहीं पे हम आज इसको एंड करते हैं। आई होप आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे होंगे, और नोट्स अगर आपको अच्छे लगे तो जाके डाउनलोड करो इन्हें, इनसे पढ़ो, इनसे खुद के नोट्स बनाओ। और इसमें मैंने हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करवा दिया है आपको। अगर कुछ एक्स्ट्रा आएगा तो वह हम अब लेट्स सॉल्व वाले पार्ट में ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। ये जो है ये शॉर्ट नोट्स के हिसाब से परफेक्ट है। जितना आपको एग्ज़ाम में पढ़ना चाहिए उतना यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इससे ज़्यादा आप ना पढ़ो, और इससे ज़्यादा अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना भी चाहते हो तो उसे नोट्स में इंक्लूड मत करो। अब हम लोग अगर यहाँ तक पढ़ ले रहे हैं तो इसके बाद का स्टेप क्या रहेगा? इसके बाद एक स्टेप रहेगा कि आपके लिए एक स्टेप ज़्यादा होगा कि आपको ये लिखना पड़ेगा, या फिर आप अगर प्रिंट करा रहे हो तो आपके लिए वो काम भी कम हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से लिखोगे तो आपका खुद के हैंड राइटिंग में नोट्स रहेगा, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। अब दूसरी चीज़ है कि हम लोग लेट्स सॉल्व वाले पार्ट में क्या लेने वाले हैं। तो लेट्स सॉल्व वाले पार्ट में हम इन ही टाइप्स से रिलेटेड और रिलेशंस के टाइप से रिलेटेड और रिलेशन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखेंगे। तो मैं ऐसे क्वेश्चन छांट के अलग करूँगी जो प्रीवियस ईयर में तो आए हैं, लेकिन वो अभी भी आने के चांसेस हैं, और वो रिसेंट इन कुछ 4 या 5 सालों में बहुत रिपीट हुए हों। तो ऐसे क्वेश्चंस लिए जाएंगे। और 2020 के क्वेश्चंस मैं फ़िलहाल नहीं ले रही हूँ। द रीज़न इज़ कि 2020 के क्वेश्चंस हम मिसलेनियस के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। तो फ़िलहाल यहीं पे रुकते हैं, और आई होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा, नोट्स वगैरह। तो डू लाइक, because I have put my 100% efforts and I want you to put your 100% efforts too in JEE preparation। इसीलिए आप मुझे लाइक करो, मेरे वीडियोस को शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और जितना आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करोगे तो उतना मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि उतने स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और मैंने देखा है कि मेरे साथ स्टूडेंट्स जुड़ भी रहे हैं। आप लोग फॉरवर्ड भी कर रहे हो वीडियोस को, और भी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ मेरे इन वीडियोस को दूसरे फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, ताकि ये चैनल ग्रो कर पाए और इससे हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए और साथ में और भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट बना पाए। तो you have to support me and I will always support you. So that's all for today, and we are ending our lecture today here. So students, at last I just want to say कि अगर आपको कोई भी सजेशंस देने हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए जेई से रिलेटेड, सीबीएसई से रिलेटेड, तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल। और साथ में ये जो सारी लिंक्स दी हुई है, यूट्यूब की लिंक है, ये तो आप यहाँ पे मुझे देख ही रहे हो, लेकिन बाकी की लिंक्स भी है। ये है मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक, उसके बाद टेलीग्राम हैंडल की लिंक। तो यहाँ पे आप आके मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके डाउट्स पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे जितने भी ये जो हैंडल्स यहाँ पे आके ज्वाइन हो जाओ, तो आपको बेनिफिट्स पता चलेंगे। कि बेनिफिट्स ये है कि मैं रेगुलर अपडेट करती रहती हूँ अगर कोई बहुत बड़ा अपडेट आया हो जेई से रिलेटेड या फिर कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड।
और साथ में जो शॉर्ट वीडियोस हैं और बाकी के जो वीडियोस हैं नॉलेज रिलेटेड वीडियोस वो भी अपलोड होते हैं। लाइव सेशंस कंडक्ट करती हूँ मैं इंस्टाग्राम में, ठीक है, जो जेई प्रिपरेशन में आपको बूस्टअप करेगा। तो ये सब चीज़ें तो है ही हैं। साथ में आपको एक बस सजेशन देना चाहूँगी, अगर आप न्यू हो इस चैनल पे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मैथमेटिक्स अनलीस्ड, क्योंकि यहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ नया कंटेंट प्रिपेयर हो रहा है आपके लिए एंड इट्स बेनिफिशियल फॉर यू। तो सो फाइनली आई जस्ट वांट टू से कि जितने भी नोट्स और लिंक्स ऑफ सेट्स, PYQs भी हो चुके हैं सेट्स के, और प्रीवियस लेक्चर्स जो कि है कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बेस्ड, तो ये जो सारे लिंक्स हैं और नोट्स हैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पे जाके चेक करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारे लिंक्स अटैच्ड हैं, नोट्स के भी लिंक है, जाके डाउनलोड कर लो। नोट्स को प्रिंट कराना है तो प्रिंट करा के रख लो, क्योंकि ये लेक्चर अगर प्रिंट करे हुए नोट्स के साथ देखोगे तो और भी ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है।